वामन मेश्राम जी साहब। मैं 2017 में आसाम गया था। वहाँ के SC/ST OBC के लोगों ने वहाँ स्टेट लेवल का बड़ा कार्यक्रम रखा और उनका कहना ये था कि इन्होंने हम लोगों को SC/ST OBC के लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित करने के लिए सारा षड्यंत्र किया है। आप लोगों को ये जानकारी होगी कि बीजेपी के लोगों ने सारे देश भर में प्रोपेगेंडा किया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को हम लोग बाहर खदेड़ना चाहते। तो लोगों में क्या मैसेज जा रहा था? लोगों में मैसेज जा रहा था कि बांग्लादेश तो मुसलमानों का देश है, बांग्लादेश के बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करना चाहते हैं। तो आसाम के बाहर के जो स्टेट के लोग हैं उन्होंने ये माना या मीडिया ने इस तरह की जानकारी देने की कोशिश की कि ये तो मुस्लिम लोग हैं जो बांग्लादेश के घुसपैठिए हैं, उनको निकालने का मामला है। तो आसाम के बाहर के जितने भी स्टेट हैं और स्टेट में रहने वाले SC/ST OBC के लोग हैं उन्होंने ये माना कि ये तो मुस्लिम घुसपैठियों को निकालने का मामला है, इसमें हमारा क्या संबंध है? जो SC/ST OBC के लोग हैं आसाम के बाहर या आसाम के अंदर क्या चल रहा है, आसाम के बाहर के लोगों को इतना ही मालूम कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालना। तो बीजेपी या संघ परिवार के लोगों ने जो प्रोपेगेंडा किया वो ये था। जब मैं 2017 में आसाम के SC/ST OBC के लोगों ने मुझे बुलाया और वहां बुलाने के बाद कहा कि ये तो हम लोगों को निकाल रहे। जब मैं वहां गया तो मैंने वो सारी बातें देखा, सुना और सारे डॉक्यूमेंट देखा। तो मैंने वहां ऐलान किया कि मैं आसाम के बाहर सारे देश भर में घूम घूम कर ये SC/ST OBC के लोगों को खदेड़ने के लिए सारा अभियान बीजेपी का संघ परिवार का चल रहा है। ऐसा देश भर में मैं अभियान चलाऊंगा, ऐसा मैंने आसाम में 2017 में ऐलान किया और अखबार में छप कर आ गया। आसाम की तीसरे दिन, मैंने वहां जाने के तीसरे दिन मोहन भागवत का बयान आया और अमित शाह का बयान आया। क्या बयान आया? कि हम उनको बाहर नहीं खदेड़ेंगे, उनको सिटीजनशिप देंगे। मैं क्रोनोलॉजी आप लोगों को खासतौर पर समझा रहा हूं कि 17 में मैंने वहां ये बयान दिया। बयान क्या दिया कि मैं आसाम के बाहर सारे SC/ST OBC को ये समझाऊंगा कि ये जो NRC की साजिश है ये SC/ST OBC के खिलाफ है। बाहर के प्रांतों में संघ परिवार ने सोचा कि SC/ST OBC के लोग हमको विधानसभा में वोट देते हैं, लोकसभा में वोट देते हैं या हम लोग इनके वोट लेते हैं। अगर वामन मेश्राम ने सारे देश भर में अभियान चलाया तो जो छुपा के रखा वो उनको मालूम हो जाएगा, हमारा षड्यंत्र एक्सपोज हो जाएगा। तो मोहन भागवत ने बयान दिया कि हम उनको नागरिकता दे देंगे। अमित शाह ने बयान दिया हम उनको नागरिकता देंगे। उसके साथ साथ एक शब्द प्रयोग उन्होंने कहा कि हिंदुओं को खदेड़ा नहीं जाएगा, हिंदुओं को नागरिकता दी जाएगी। दो बातें कहा कि उनको खदेड़ा नहीं जाएगा, उनको नागरिकता दी जाएगी और हिंदुओं को नागरिकता दी जाएगी। दो बातें, दोनों के बयान में समान बात थी। दूसरों को ये तो बात समझ में नहीं आती, क्योंकि कोई बात जब तक कोई अंडर करंट उनको समझ में नहीं आता, बात समझ में आती नहीं है। तो ये बात समझ में आया कि मैं वहां गया और बयान दिया, बयान अखबार में छप के आया और उसके तीसरे दिन बयान दिया। विज्ञान का नियम है, क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया होती है। मतलब वो अमेरिका में भी होती है, हिंदुस्तान में भी होती है, भारत में भी होती है। अगर भारत को हिंदुस्तान मानो तो होती है, भारत को भारत मानो तो होती है। हर क्रिया प्रतिक्रिया निर्माण करती है।
ये विज्ञान का नियम है। जब मैंने कोई क्रिया की तो अमित शाह ने प्रतिक्रिया की, मोहन भागवत ने प्रतिक्रिया की कि उनको खदेड़ा नहीं जाएगा, उनको नागरिकता दी जाएगी और हिंदुओं को नागरिकता दी जाएगी। तो ये बात मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं आप लोगों को कि आखिर लिस्ट तैयार हुई, उसमें 5 लाख मुसलमान। ऐसा गुजरात में मैं गया तो मैंने कहा 7 लाख है, तो वहां एक मौलाना थे, उन्होंने कहा कि नहीं 7 लाख नहीं 5 ही लाख है। चलो मैंने कहा आपकी बात मान लेता हूं, ऐसे अधिकृत तो नहीं कहा जा सकता मगर मान लेता हूं। अगर आपकी 5 लाख की बात मानूं तो SC ST OBC के लोग 14 लाख है, SC ST OBC के लोग 14 लाख है। तो इसका मतलब ये है कि ये 14 लाख को 14 लाख बांग्लादेश से भारत में आए। कैसे आए, क्या वजह है? आप लोगों को याद होगा 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेजों ने प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया। उसके बाद संविधान सभा का चुनाव घोषित हुआ। घोषित होने के बाद गांधी जी ने सरदार पटेल के द्वारा यह ऐलान करवाया कि डॉक्टर आंबेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी बंद है, आने नहीं देंगे। बंगाल में फजलुल हक मुख्यमंत्री थे और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो बाबा साहब आंबेडकर के द्वारा संगठन बनाया गया था, उसके प्रांतीय अध्यक्ष बैरिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल और मलिक ये मंत्रिमंडल में थे फजलुल हक के। तो साहब जोगेंद्रनाथ मंडल का तो नाम आपने सुना होगा। मलिक नागपुर के अधिवेशन में आए थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था। मलिक उधर हाजिर थे, रिकॉर्ड जो मेरे पास अवेलेबल है। उन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर से बात की, कहा कि महाराष्ट्र में इलेक्टेड असेंबली के कोई मेंबर है नहीं जो आपको संविधान सभा में चुनकर देगी। तो संविधान सभा का जो चुनाव था वो इनडायरेक्ट चुनाव था, डायरेक्ट चुनाव नहीं था। वोटर्स के द्वारा संविधान सभा का चुनाव नहीं होने वाला था। जो प्रांतीय असेंबलियों में, लेजिस्लेटिव असेंबलियों में जो MLA चुनकर आए हैं, उन लोगों को सेंट्रल असेंबली या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए चुनने का अधिकार हो, ये उसमें कानून बनाया था। तो महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव असेंबली के इतने मेंबर नहीं थे जो बाबा साहब आंबेडकर को महाराष्ट्र से संविधान सभा पे चुनकर भेज सके। तो बैरिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल ने बाबा साहब आंबेडकर को कहा आप बंगाल आइए और बंगाल में हम आपको संविधान सभा में चुनकर भेजते हैं। तो बाबा साहब आंबेडकर बंगाल गए और बंगाल में बैरिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल ने, मलिक ने, फजलुल हक जो वहां के मुख्यमंत्री थे और इनके सपोर्ट से वो सरकार चल रही थी, तो फजलुल हक के सपोर्ट से, समर्थन से इन लोगों ने प्लान बनाकर वहां बाबा साहब आंबेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजा। खुलना, जसोर, बोरीशाल और फरीदपुर, ये सारा का सारा कलकत्ता के बॉर्डर में लगा हुआ है। अभी भी अगर आप बांग्लादेश का और भारत का नक्शा छानबीन कर लो तो नक्शे के अंदर आपको वो जिले के नाम दिखाई देंगे जो नाम आपको मैं बता रहा। तो जिन जिले के लोगों ने बाबा साहब आंबेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजा, बाद में गांधी और नेहरू ने वो जिले पाकिस्तान को दे दिए। 6 महीने तक वहां के लोगों ने तिरंगा झंडा फहराते हुए रखा कि हम लोग पाकिस्तान में शामिल नहीं होंगे, हमें भारत में शामिल करवाया जाए। ब्रिटिश पार्लियामेंट का कानून था 51% मुस्लिम पॉपुलेशन जिस जिले में होगी वो पाकिस्तान को दिया जाएगा और 51% नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन होगी वो एरिया भारत को दिया जाएगा। तो ये जो खुलना, जसोर, बोरीशाल और फरीदपुर 70% लोग थे नॉन मुस्लिम। बाबा साहब आंबेडकर जब संविधान सभा में चुनकर आए तो एक साजिश के तहत गांधी, नेहरू ने वो इलाका पाकिस्तान को दे दिया। पाकिस्तान को देने से क्या हुआ कि बाबा साहब आंबेडकर जिस संविधान सभा के सदस्य थे, वो संविधान सभा 14 अगस्त 47 के बाद 2 हिस्सों में बंट गई। एक पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो गई, एक भारत की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो
बाबा साहब अंबेडकर की सदस्यता पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में चली गई। बाबा साहब अंबेडकर इंडिया में, उनकी सदस्यता पाकिस्तान में। बारीकी है, बहुत जानना जरूरी है। तो तब ये बातें जो है, समस्या की जड़ इतिहास में कैसे डेवलप की गई, योजना बनाकर की गई है, इसको समझना आसान हो जाएगा। तो इस तरह से वो जो इलाका है, वो इलाका जो पाकिस्तान को दिया गया गांधी नेहरू के द्वारा, तो वो पॉपुलेशन स्वेच्छा के विरोध में सारी की सारी भारत में माइग्रेट हो। अगर आप बंगाल जाओ तो बंगाल के रेलवे स्टेशन की इधर साइड में घर बंधे हुए आपको मिलेंगे, तो सारे वही वो माइग्रेटेड लोग। बंगाल की सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको बसाने का काम नहीं किया। एक और भयंकर बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, शायद आप लोगों को या किसी को भी पता है कि नहीं पता। जो भी बंगाल से माइग्रेट होकर, डिस्ट्रेस माइग्रेट होकर लोग आए हैं, उन लोगों को भारत सरकार ने सारे देश के जंगलों में बसाया। ये जो नमोशूद्राय लोगों के बारे में आपको जानकारी है, नमोशूद्राय लोगों जिन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजा, उन लोगों को सारे देश के बस्तर, कितना भयंकर जंगल है आदिवासियों का, बस्तर में भी इन्होंने इनको बसाया। जहां जहां जंगल है और जहां एक आदमी रहता नहीं है, ऐसे इलाके में उन लोगों को भारत सरकार ने, जवाहरलाल नेहरू ने, गांधी जी ने बसाया। कुछ लोग जो है वो बंगाल के मरीच झापची एरिया में बसाए गए, जो गंगा का समुद्र को मिलती है, वो कछार एरिया में बसाया। तो 2-4 लाख नमोशूद्राय लोगों को बंगाल के लोगों ने, सरकार ने मारा। मुझे नहीं लगता भारत के किसी लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी, खत्म कर दिया। इसके डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई है। अगर अब आप बंगाल में जाओ और आप किसी को पूछो कि ये मरीच झापची का क्या मामला है, तो बहुत ज्यादा दुखदायी बातें सुनते हैं। एक तो ये बात समझना और जानना जरूरी है कि ये जो माइग्रेटेड लोग हैं वो कौन लोग हैं। एक तो भारत पाकिस्तान के विभाजन से लोग आए हैं, एक मामला ये है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। वैसे बहुत सारी समस्याएं इसके साथ जुड़ी है। उन लोगों को नागरिकता देने के बारे में और सही तरीके का व्यवहार करने के बारे में, अगर वो बांग्ला बोलने वाले लोग हैं तो बंगाल में उन्होंने उनको क्यों नहीं बसाया? है सवाल। बंगाली बोलने वाले लोग हैं, बंगाल में क्यों नहीं बसाया? क्योंकि उनको ऐसा लगा कि हर विधानसभा में 10-20 हजार लोगों को अगर बसाया गया तो हर विधानसभा में जो माइग्रेटेड पॉपुलेशन है वो एमएलए को चुनने का आधार बनेगा और वो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा। वो डिसाइडिंग फैक्टर भारत भर में कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया, सारे देश के जंगलों के अंदर उनको बसाया, ताकि ये किसी एमएलए एमपी को चुनने के लिए बहुत बड़ा आधार ना बन सके। ये एक जानकारी मैं ऐसा मानता हूं, ये जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए कि जो सरकार पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान से दुखी होकर भारत में आए, इसलिए हम उनको नागरिकता दे रहे हैं, ऐसा जो कहा जा रहा है, और अगर ये सही है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं उनको नागरिकता इसके पहले क्यों नहीं दी? अगर नहीं दी गई तो इसका मतलब यह है कि तुम अब जो कह रहे हो उसको सही कैसे माना जाए, और अगर ये जो तुम कह रहे हो वो सही नहीं है तो फिर इसका मतलब है इसके पीछे आपका कोई और मकसद है, जो मकसद आप जाहिर करना नहीं चाहते, वो समझना जरूरी। मैं गुजरात में 12 तारीख को गया तो हमारे स्टेज पर एक आदिवासी संगठन चलाने वाला कार्यकर्ता मिला।
मैंने कहा आपकी क्या समस्या है? कहा कि पार्टीशन जब हुआ 15 अगस्त को, उस समय से गुजरात में 9 लाख आदिवासी आए हैं, अभी तक उनको आदिवासी की सर्टिफिकेट भारत सरकार ने नहीं दी। जो लोग अभी 2000 के बाद दुखी होकर पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, अब अफगानिस्तान से क्या बोल रहे, सिख लोग आए। 84 में इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर पर हमला किया, और यह हमला करने के लिए आप सुनकर हैरान हो जाओगे, रशिया की फौज बुलाई, इंग्लैंड की फौज बुलाई और भारत की फौज बुलाई। 3 देशों की फौज बुलाकर 84 में स्वर्ण मंदिर पर, गोल्डन टेम्पल पर, दरबार साहिब पर हमला किया। उसका नाम है ऑपरेशन ब्लू स्टार। उसके बाद वुडरोज, ऑपरेशन वुडरोज, 2 लाख सिख नौजवानों को घरों में घुसकर बाहर निकाला, एनकाउंटर में मार दिया। हैदराबाद के 4 लोगों को मारा तो सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कमीशन बिठाया। 2 लाख सिख नौजवानों को मारा, एक आदमी की भी इंक्वायरी नहीं। जसवंत सिंह खालड़ा नाम का एक सिख कनाडा से भारत में इसकी जांच पड़ताल और डाटा इकट्ठा करने के लिए आया। 2 लाख में से 25,000 नौजवानों को एनकाउंटर में मारा, उसका डाटा इकट्ठा किया नाम के साथ। अच्छा, वो डाटा कैसे मिला उसको? डाटा ऐसे मिला कि उनको जलाने के लिए लकड़ी खरीदी गई, तो लकड़ी खरीदने के लिए वो रसीद बनानी पड़ी है, इतने रुपए की लकड़ी खरीदी, तो वहां वो नाम मिला। अरे वो सारी रसीदें उसने इकट्ठी की, 25,000 रसीदें उसने इकट्ठा की, और सरकार को मालूम हो गया कि जसवंत सिंह खालड़ा इस तरह का डाटा इकट्ठा कर रहा है। पुलिस उसके घर में आए और गाड़ी पहुंचते पहुंचते उसको उठा करके ले गए। उसकी लाश भी नहीं, अभी उसकी लाश भी नहीं मिली, वो कहां गया? तो जो सरकार आज की अफगानिस्तान के दुखी सिखों को भारत में लाकर सिटीजनशिप देने की बात कर रही है, उन लोगों ने भारत के वुडरोज ऑपरेशन में 2 लाख सिख नौजवानों को एनकाउंटर में मारा। मुसलमानों के साथ अभी ऐसा हुआ नहीं है, अभी ऐसा हुआ नहीं है, मगर जो हुआ है इसकी जानकारी थोड़ा सा हम लोगों को हो जाए। 9 लाख गुजरात के आदिवासियों की बात मैंने आपको बताया। तो बारीकियां अगर हम जानने की कोशिश करें तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि इस देश में अगर होम डिपार्टमेंट के आंकड़े इकट्ठा किया जाए कि SC ST के ऊपर एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट होने के बाद भी हर साल लाखों लोगों पर एट्रोसिटी होती है। उनकी महिलाओं पर बलात्कार होता है, उनकी लड़कियों पर बलात्कार होता है, और उनका कोई FIR तक दाखिल करने के लिए पुलिस राजी नहीं होता है। ये भी रियलिटी है। पाकिस्तान के लोगों ने, मुस्लिम है इसलिए अत्याचार किया, अत्याचार से पीड़ित होकर लोग भारत में आ रहे हैं, इसलिए हम नागरिकता दे रहे हैं। इधर ही अत्याचार हो रहा है, उसको कहां भेजोगे? उसको कौन से देश में भेज करके उनको नागरिकता दोगे? उनको तो दे रहे हो, उनके साथ क्या कर रहे हो? तो इससे पता चलता है कि ये मामला नहीं है जो बता रहे हैं, जो वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये मामला नहीं है, मामला कुछ और है जो वो छुपा के रखा हुआ है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी। 47% ब्राह्मण पार्लियामेंट में चुनकर लाए गए, और भारत की पहली, आजाद भारत की पहली संसद पर ब्राह्मणों ने कब्जा करवाया। और कब्जा करने के बाद ऐसे ऐसे कानून नेहरू गांधी परिवार के लोगों ने बनाए। इसका रिजल्ट, नेट रिजल्ट ये आया कि 2009 में 375 सीटों पर ब्राह्मणों की पार्टी का कब्जा। 5 नेशनल लेवल की पार्टियां ब्राह्मणों की बना दी गई, कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, तृणमूल कांग्रेस, सारे ब्राह्मणों ने पार्टियां बनाई। ये सारी पार्टियां नेशनल लेवल की है, सारी नेशनल लेवल की रिकॉग्नाइज पार्टियां है। इनकी संख्या 3.5% है।
3.5% वोट के आधार पर एक नेशनल लेवल की रिकॉग्नाइज पार्टी नहीं बन सकती। इन्होंने 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां बनाई, इन्होंने ही सेंट्रल गवर्नमेंट पर कब्जा किया, इन्होंने ही राज्य सरकार पर कब्जा किया। लोकतंत्र की जो 4 पिलर है वो है विधायिका, जहां कानून बनाया जाता है वहां उन्होंने कब्जा किया। कार्यपालिका में IAS, IPS, IRS 79.2% कब्जा किया। न्यायपालिका में 97 हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर कब्जा किया। वो किसका कब्जा है? मीडिया 4 प्रकार का है, चारों प्रकार के मीडिया पर ब्राह्मणों का कब्जा है। लोकतंत्र के चारों पिलर पर ब्राह्मण ने कब्जा कर लिया है। लोकतंत्र के चारों पिलर पर ब्राह्मण ने कब्जा कर लिया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लोकतंत्र को ब्राह्मणों ने ब्राह्मण तंत्र में रूपांतरित कर दिया। भारत में लोकतंत्र खत्म कर दिया गया है और इसकी जगह ब्राह्मण तंत्र स्थापित कर दिया गया है। भारत में लोकतंत्र है। मैंने जब ये बात कही तो एक प्रोफेसर दिल्ली में मुझे मिलने के लिए आए। कहा कि आपका भाषण मैंने सुना, आप कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है, खत्म कर दिया गया है। ये बात मुझे समझ में नहीं आई। मैंने कहा क्या समझ में नहीं आई? तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में हर साल चुनाव होता है, 5 साल में लोकसभा का चुनाव होता है। आप कैसे कह सकते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं? प्रोफेसर आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब अनाड़ी आदमी ने कहा होता तो समझ में आता। तो मैंने प्रोफेसर को एक जवाब देने के बजाय काउंटर सवाल पूछा। मैंने काउंटर सवाल क्या पूछा कि प्रोफेसर साहब आप पढ़े लिखे हैं, मैं तो प्रोफेसर नहीं हूं। मेरा एक सिंपल सवाल है, क्या आप यह कहना चाहते हैं चुनाव माने डेमोक्रेसी? तो प्रोफेसर साहब थोड़ा हड़बड़ा गए। चुनाव माने डेमोक्रेसी तो नहीं होता। इतना तो समझने लायक प्रोफेसर थे। चुनाव को, केवल चुनाव को तो डेमोक्रेसी नहीं माना जा सकता। डेमोक्रेसी राजाशाही के विरोध में आई। अगर दुनिया में सिस्टम का इवोल्यूशन अगर हम लोग स्टडी करें तो डेमोक्रेसी के पहले सारे दुनिया में राजाशाही थी। राजाशाही का मतलब एकाधिकार। तो इसका मतलब है एकाधिकार को खत्म करके लोकतंत्र आया, डेमोक्रेसी आई। इसका मतलब है कि राजाशाही का जीवन प्रणाली अलग है, लोकतंत्र की जीवन प्रणाली अलग। ये जीवन प्रणाली है, राजाशाही एक जीवन प्रणाली है। और जीवन प्रणाली क्या है राजाशाही की? एग्जाम्पल के लिए उदाहरण देता हूं। मैं एक पुरानी फिल्म देखी थी, मुगले आजम। मुगले आजम में अकबर कहता है, अकबर के मुंह से निकला हुआ हर अल्फाज इंसाफ है। वो मतलब अकबर हो या और कोई राजा हो, राजाशाही का ये सिद्धांत कि जो राजा बोलेगा वो कानून है। केवल अकबर ही थोड़ी, जो भी राजा होगा राजाशाही में जो बोलेगा वही कानून। मगर लोकतंत्र में तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है राजाशाही एक अलग जीवन प्रणाली है, लोकतंत्र एक अलग जीवन प्रणाली है। बहुमत का सहारा लेकर नरेंद्र मोदी ने कानून पास कर लिया, मगर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करेगा। समीक्षा करने के बाद ही ये लागू होगा। हो भी सकता है ये रद्द हो जाए, हो भी सकता है ये कंटिन्यू हो, मगर समीक्षा के दौर से ही जाएगा। समीक्षा के पहले अमल नहीं होगा। तो है अलग, राजा जो बोले वो कानून। और लोकतंत्र में बहुमत से कानून पास होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा होने के बाद ही ये कानून लागू होगा, अन्यथा लागू नहीं होगा। और इसमें 2 चांसेस है, रद्द भी हो सकता है और आगे चालू रह सकता है। इसका मतलब है कि जीवन प्रणाली अलग है। अब मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि ब्राह्मणों ने लोकतंत्र को, संवैधानिक लोकतंत्र को, लिखित संविधान होने के बावजूद भी ब्राह्मणों ने इसे ब्राह्मण तंत्र में रूपांतरित कर दिया। इतना भयंकर काम ब्राह्मणों ने किया। इस दौरान आजाद भारत में जब ब्राह्मण लोग ब्राह्मण तंत्र स्थापित करने के काम में लगे हुए थे, मुस्लिम क़यादत क्या कर रही? मुस्लिम क़यादत क्या कर रही थी? एक सवाल है। तो मेरे पास जो डाटा अवेलेबल है 77 तक
मुस्लिम क़यादत कांग्रेस का सपोर्ट है। कांग्रेस का क्या मतलब है? इस्लामिक लिटरेचर और टर्मिनोलॉजी के अनुसार जालिमों का साथ दे रहे। हिंदी भाषा में जालिम शब्द नहीं आता है, पुरानी भाषा में आता है। पुरानों की लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो मुसलमानों की जो क़यादत है वो जालिमों का साथ दे रही थी। तो इसका मतलब है भारत में जो ब्राह्मण राज है 77 तक जालिम राज जालिमों ने मुसलमानों की मदद से स्थापित की। मैं ये ब्लेम नहीं दे रहा हूं मुसलमानों पर कि मुसलमानों ने ये कॉन्शियसली किया, योजना बनाकर किया, प्लान बनाकर किया, नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता, मगर ऐसा हुआ। जालिम ताकतवर हो गया, कांग्रेस नाम का जालिम ताकतवर हो गया। कांग्रेस की स्थापना 1885 चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, ये ब्राह्मण लोग। और आपको थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाए ब्राह्मण कौन है, तो ब्राह्मण का डीएनए यहूदियों का डीएनए एक है। अब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा मुसलमान। डॉक्टर साहब समझ रहे हैं ना, यहूदी कौन? जिन यहूदियों ने मोहम्मद साहब को नहीं बख्शा वो मुसलमानों को बख्श देंगे? जिन्होंने मोहम्मद साहब को जिंदगी में परेशान किया। इस्लामिक लिटरेचर का अध्ययन करो तो आपको पता चलेगा कि मोहम्मद साहब को सबसे ज्यादा परेशानी यहूदियों से। और आज भी सारे दुनिया में इजराइल में रहने वाले लोग जो मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं वो यहूदी ही है। मतलब परेशानी को अंत नहीं हुआ, वो छोड़ नहीं रहे। तो ब्राह्मणों का डीएनए और यहूदियों का डीएनए एक है। इसका मतलब है यहूदी ही है भारत में ब्राह्मण जो आज मुसलमानों के साथ में। ये तो नरेंद्र मोदी तो नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, ही इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड दोज हु नॉमिनेट, किसने नॉमिनेट किया? आरएसएस ने। आरएसएस किसका संगठन? ब्राह्मणों का। ब्राह्मण का मतलब यहूदी, यहूदियों ने नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट किया। तो नरेंद्र मोदी जो भी करेगा यहूदियों को खुश करने के लिए करेगा, ब्राह्मण को खुश करने के लिए बोलेगा। तो आप लोगों को याद है कि इजराइल का जो प्रधानमंत्री है और नरेंद्र मोदी है ये बहुत गहरे दोस्त है। जब वो भारत में आया तो दूसरे प्रधानमंत्रियों का जैसा स्वागत किया वैसा उससे कई बेहतर तरीके से स्वागत किया। नेतन्याहू का आप लोगों को पता है कैसा स्वागत किया, कैसा रखा। और वो प्रधानमंत्री बोलता है नरेंद्र मोदी प्रधान दोस्त नहीं है, मेरा भाई है। अरे उसका बयान बोल रहा हूं, नहीं नहीं मेरा भाई है। मैं भी कह रहा हूं भाई है। तो ऐसे ही नहीं है भाई, ये आरएसएस का नॉमिनेटेड आदमी है। अडवाणी को वेटो पावर का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। ध्यान रखो, मैं काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं। अडवाणी को अटल बिहारी के ये खराब थे, प्लास्टिक के लगवाए, मगर प्रधानमंत्री पद नहीं छोड़ा। याद है? अमेरिका से खुराना को बुलाया, बोलता मेरे ओरिजिनल निकाल दो, प्लास्टिक के लगा दो, मगर प्रधानमंत्री तो मैं ही रहूंगा, अडवाणी को भी नहीं बनने दूंगा, ज्यादा ज्यादा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना। बीजेपी को, आज की जो बीजेपी है उसको इतनी बड़ी पार्टी बनाने में अटल बिहारी से ज्यादा अडवाणी का रोल। मगर आरएसएस ने अडवाणी को वेटो पावर का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, सुषमा स्वराज को नहीं बनने दिया, वेटो पावर का इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट किया। और नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट करने का रहस्य क्या है? रहस्य यह है कि कांग्रेस ने 2004-2009 में ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता। इसका घाटा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और जीवीएल नरसिंह राव ने सुप्रीम कोर्ट को दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया और ये ईवीएम का चोरी पकड़ी गई। इसलिए मनमोहन सिंह और कांग्रेस के लोगों को लगा कि अब हमारी चोरी पकड़ी गई है तो अब क्या करें। तो वो नागपुर में आए, नागपुर के आरएसएस के लोगों के साथ उन्होंने समझौता किया और उनको कहा कि हमने 2 बार घोटाला किया, तुम चुप रहो, तुम 2 बार घोटाला करो।
मजाक में नहीं कह रहा हूं, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है मेरे पास, काल्पनिक नहीं कह रहा हूं। ये लड़ाई में लड़ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं, मैदान में लड़ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम की एक केस मैं जीत चुका हूं, 2 केस सुप्रीम कोर्ट में अभी भी मेरे पेंडिंग है। 8 घंटे बहस की जा सकती है, इतनी एविडेंसेस है, काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। एनआरसी पर मुस्लिम लोगों ने जो रिएक्शन दिया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर जो प्रतिक्रिया दिया, उसका 1% प्रतिक्रिया भी ईवीएम पर नहीं दिया। जबकि मैं ऐसा मानता हूं कि मुसलमानों की जो बहुत सारी समस्याएं हैं, अभी अभी 2004 के बाद का अध्ययन करो, मुसलमानों की समस्याएं धीरे धीरे ज्यादा उग्र हो रही है 2004 के बाद। क्यों? क्योंकि 2004 में पहली बार ईवीएम मशीन आई, 2004 में कांग्रेस ने घोटाला करके जीता, 2009 में घोटाला करके जीता, उसके बाद 14 में बीजेपी की सरकार आई, कांग्रेस ने बीजेपी की सरकार लाई, 2019 में लाई। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट तक, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, मैं समय के अभाव में सारी डिटेल्स नहीं बता सकता। मैंने बहुत सारी कोशिश की रोकने की, मगर कांग्रेस बेंट अपॉन थी बीजेपी को 2019 के चुनाव में लाने के लिए। इसलिए मेरे केस को सैबोटेज करने के लिए कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2019 में केस दायर की। सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और अल्टीमेटली 2019 में बीजेपी ने समझौते के अनुसार ईवीएम को लाया। तो ईवीएम एक बड़ा कारण है मुसलमानों की समस्याओं को ज्यादा उग्र करने। उस हिसाब से अगर ईवीएम मशीन की वजह से बड़े बड़े फैसले कांग्रेस और बीजेपी के लोग ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं? उसकी एक वजह यह है, हम कुछ भी करेंगे लोगों के वोट से थोड़ी चुनकर आना है, हमें तो ईवीएम से चुनकर आना है। उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने बूथ है जहां 100% मुसलमान वोट है। उत्तर प्रदेश के कई लोकसभा चुनाव में ऐसे बूथ है जहां 100 के 100% मुसलमान है, वहां 1000 में 800 वोट बीजेपी को पड़े। छानबीन की गई, मुसलमानों ने वोट दिया क्या? नहीं, मुसलमानों ने तो ये नहीं दिया, मगर 800 वोट बीजेपी के नाम पर जमा हो गए। कैसे हो गए? ईवीएम की वजह से हो गए। तो अब उनको लगता है कि हम पॉपुलर वोट से चुनकर आने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए लोग क्या प्रतिक्रिया करते हैं उसकी हमें चिंता नहीं है, हम तो ईवीएम से चुनकर आएंगे। इसकी वजह से समस्या पैदा हो रही है, बढ़ रही है। मगर इसके बारे में जितनी प्रतिक्रिया एनआरसी के बारे में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट के बारे में मुस्लिम लोग कर रहे हैं, अगर ईवीएम से देश को नहीं बचाया गया तो मुस्लिम आइसोलेशन में कैसे बचेगा जब देश ही नहीं बचेगा? मुस्लिम आइसोलेशन में कैसे बचेगा? ईवीएम ने तो देश को खतरे में डाल दिया, सारे डेमोक्रेसी को, वोट के अधिकार को, संविधान को खतरे में डाल दिया, संविधान को सेट असाइड कर दिया। वो कैसे बचेगा? इस पर विचार करने की जरूरत है। इस पर मैं ऐसा चाहता हूं मुस्लिम समाज का जो इंटेलिजेंसिया है वो इस पर विचार करने का काम करे। अभी मैं 1-2 बात कहकर अपनी बात समाप्त कर देता हूं। जो आजाद भारत में आपने जो स्ट्रेटेजी प्लान की, चाहे जो भी प्लान की, उसका नतीजा है। इसका मतलब यह है कि जो भी रणनीति आपके क़यादत ने की वो सारी की सारी गलत साबित हो। जिन लोगों को आपने कहा कि ये हमारी भविष्य में मदद करेंगे, वो आज छुपकर संघ परिवार के मदद में लगे हुए हैं। आज जो दिल्ली में सत्ता में बीजेपी आई तो कांग्रेस की बदौलत आई, और ये संकट तो कांग्रेस का पैदा किया हुआ है सारा का सारा। ऐसी सिचुएशन में मैं मानता हूं केवल एक उपाय है, और वो उपाय ये है कि मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद कायम होना चाहिए। इसके लिए मुसलमानों को पहल करना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। अगर करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है। करो तो ठीक है, नहीं करो तो यही ठीक है। मैं ये बात 92 से बाबरी मस्जिद गिराने के बाद
अगर मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद गिराने से सबक सीखा होता, रास्ता ही अलग हो गया, अभी तक रास्ता निकल गया होता, मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद हो गया होता।